तो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? सेल थ्योरी पढ़ लिए थे, है ना। आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और पिछला एक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्विक 5 मिनट में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेल, तो अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ सेल की, तो फादर ऑफ सेल किन्हें कहते हैं हम लोग? फादर ऑफ सेल तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। ईयर कौन सा था डिस्कवर करने का? 1665। एक और ईयर आपको मैंने पढ़ाया था 1674। तो 1674 में किन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था? हाँ, सबसे पहले उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? यानी कि लिविंग सेल जो डिस्कवर हुआ था बाबू, वो कौन किए थे? आपके हैं वो आपके, है ना, लिवेनहॉक। तो इन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल। और एक और साइंटिस्ट है जिनको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फादर ऑफ सेल, क्योंकि ये टर्म में दिया हुआ नहीं है ना, वो स्वानसन है। स्वान, हाँ ये हो गया आपके। स्वानसन को कहा जाता है कि ये मॉडर्न फादर ऑफ सेल। अच्छा, ये जो मॉडर्न लगा हुआ है, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? ये भी तो फादर ऑफ सेल ही थे, है ना, ये भी ये हुए हैं। तो इनके लिए हम लोग मॉडर्न टर्म यूज क्यों करते हैं? बताइए, मॉडर्न का सीन क्या है? आज के मॉडर्न का मतलब आज के फादर हैं, ऐसा नहीं ना है। देखो, आज अगर आप लोग अपनी मदर को एक तरफ रखिए और हम लोग अपने फादर को, आप लोग जब मम्मी बनेंगे और हम लोग जब फादर बनेंगे, तो ये तो हो जाएगा मॉडर्निटी, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडर्निटी क्यों कह रहे हैं? हम लोग आज के हिसाब से चीज़ों को क्या करते हैं? चीज़ों को समझते हैं। आज के डेट में हम लोग ईमेल वाले आदमी हैं, इंस्टाग्राम वाले आदमी, स्नैपचैट वाले आदमी हैं, है ना। लेकिन आपकी मम्मी या फिर मेरी मम्मी या पापा, उनका तो कभी स्नैपचैट का आईडी तो नहीं बना हुआ है कि मेरे फादर स्नैपचैट पर हैं। ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप पे हो सकते हैं लेकिन स्नैपचैट पे तो नहीं होंगे। तो अब धीरे धीरे आप लोग और हम लोग किधर की तरफ जा रहे हैं? मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं। पहले लोग मूवी देखना बिल्कुल क्या मानते थे कि गलत चीज़ है, सिनेमा हॉल में नहीं जाना है। और आज के डेट में लोग वीकेंड पे कहाँ जाना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग अब मॉडर्न बनते चले जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मॉडर्निटी का मतलब ये होता है कि सेल में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्कवर करने लायक, वो डिस्कवर कौन किए? स्वानसन डिस्कवर किया। फिर एक और ये हम लोग पढ़े थे 1838 और 39। इसमें क्या आया था आपका? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कितने थे? एक या दो? दो थे। पहला नाम बताएं। स्लाइडेन। और दूसरे क्या थे? स्वान साहब थे। जूलॉजिस्ट कौन थे और बॉटनिस्ट कौन थे? स्वानसेल ये आपके थे जूलॉजिस्ट, और ये क्या थे? ये बॉटनिस्ट थे। एक और हम लोग ईयर पढ़े थे 1855। 1855 में किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी कि रडल वर्चो, है ना, इनके बारे में। और इन्होंने एक टर्म भी दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। और मैंने आपको बताया था कि रडल वर्चाओ का ये स्टेटमेंट नीट में 2019 में ये क्या रहा है? ये PYQ भी रहा है। आज जो हमें डिस्कस करना है, आज एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेल है, तो सेल एक जेनेटिक मशीनरी है। जेनेटिक मशीनरी का मतलब क्या हो गया? जेनेटिक मशीनरी, जेनेटिक का मतलब हो गया यहां पर जीन, यहां पर जीन।
और जीन एक पेरेंट से दूसरे, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या पहुंचाता है? वो ट्रेड्स लेकर के जाता है। ट्रेड्स का मतलब क्या हो गया? कैरेक्टर, है ना, यानी कि गुण। यानी हमारा जो शकल है, तो ये मेरा शकल किससे मिलेगा? मेरे पेरेंट्स से मिलेगा। क्या मिलेगा ना? ऐसा तो नहीं कि ये मेरा शकल किसी और से मिलेगा। तो मेरे पेरेंट्स से जो शकल मिल रहा है उसके पीछे रीजन क्या है? कि उनका जीन हमारे बॉडी में क्या हुआ है? वो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर। और चूंकि सेल थ्योरी का एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था कि सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कोई भी लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर सेल क्या हो गया? सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो एक जो सेल है वो बहुत सारे ट्रेड्स को क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो ट्रांसफर करता है ना। तो सेल हमारा क्या हो गया? यहाँ पर जेनेटिक मशीनरी है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन है। अब ऑब्जेक्शन कहने का मतलब कि जो हम लोग सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके कुछ क्या होने चाहिए? एक्सेप्शन होने चाहिए। यानी कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी आप पढ़ते हो, उसका कहीं ना कहीं क्या लगता है? एक्सेप्शन तो हो ही जाता है ना। जैसे हम लोग सैल और विल का इस्तेमाल, है ना, ही के साथ क्या यूज करते हैं? ही के साथ विल यूज करते हैं कि सैल यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं जी? ही विल, है ना, ही विल। लेकिन अगर वहीं पे अगर क्या लिखा हुआ रहे? अवश्य, तो अब ही के साथ क्या लगेगा? अब सैल लग जाएगा। यानी कि जो आपने पढ़ाई पढ़ा उसमें आगे जाकर के वो तो टर्न हो गया, यानी कि एक्सेप्शन वहां पर आया। तो यहां भी हमारे पास सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन है। तो हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। यानी कि सेल थ्योरी के क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब यहां पर देखो, पहला पॉइंट, एक्सेप्शन। बैक्टीरिया का नाम सुने हैं ना? बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया not possess true nucleus। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा, वायरस हैव नॉट सेल until it enters in any host body। उसके बाद दूसरा और बताइए आप लोग। आरबीसी एंड सीव ट्यूब have no nucleus। यानी ये कुछ पॉइंट्स है जो कि एक्सेप्शन है किसके? सेल थ्योरी के, है ना। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक और ईयर आपका आया 1831। 1831 में एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? केंद्रक, है ना। तो रॉबर्ट न्यूक्लियस, ये हो जाएंगे रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। यानी कि हर सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। लेकिन ऐसा ये बिल्कुल नहीं, यहां पर कुछ एक्सेप्शन है जहां पर आपको क्या नहीं मिल रहा है? न्यूक्लियस। बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया में न्यूक्लियस है? नहीं है।
वायरस के पास सेल है? नहीं है, जब तक कि वो किस में इंटर नहीं करता है, होस्ट बॉडी में। आरबीसी और SIP2 के पास न्यूक्लियस है? नहीं है। यानी कि इसका एक्सेप्शन यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो हर एक पॉइंट का यहाँ पर एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, हर तरह के अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है ना। जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, तो किस में नहीं है भाई? तो जितने मैमल्स हैं, जितने भी इस धरती पर मैमल्स हैं, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब ये मैमल्स का मतलब क्या होता है? मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी जीव, जिनके बॉडी सरफेस पे क्या हो, हेयर हो, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? उनको मैमल्स कहेंगे। तो इस धरती पे जितने भी मैमल्स हैं उनके पास आरबीसी है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन अब उसका भी एक्सेप्शन है। अब उसका एक्सेप्शन क्या हो गया? कैमल हो गया, लामा हो गया। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं तो मैमल्स, लेकिन उनके न्यूक्लियस में अब क्या है? आरबीसी है। एक्सेप्शन तो यहाँ भी मिल गया हमें। तो कोई भी पॉइंट अगर पढ़ रहे हैं ना, तो उसको ये नहीं मान लेना है कि ये हमेशा के लिए क्या है, ये सही है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट में। अब हम लोग बात करेंगे एक ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवर व्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल का मतलब हो गया कि इसमें हम लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट जैसे सेल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, ये ऑर्गेनिज्म को छोड़ दो, आज के डेट में मोबाइल लेकर चलते हैं। आज के डेट में कितने तरह का मोबाइल है, वो आपके डिपेंड करता है किसके ऊपर? उसके सिस्टम के ऊपर, है ना। अगर हम लोग आईफोन की बात करें तो वो एंड्रॉयड तो नहीं है, वो क्या है? iOS है, तो एक अलग डिपार्टमेंट। एंड्रॉयड अलग डिपार्टमेंट, है ना। आप एंड्रॉयड में जाइएगा तो अलग अलग तरह के आपको मोबाइल फोन्स मिल जाएंगे, लेकिन उनका सिस्टम जो इनबिल्ड है वो क्या है? वो तो एंड्रॉयड ही है। समझ रहे बात को? उसी तरीके से धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मिलियंस ऑफ द स्पीसीज, बट स्टिल दे आर कैटेगराइज इन सम कैटेगरी। उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कितना? कुछ ही कैटेगरी में। अब कुछ कैटेगरी में क्या हो जाएगा कि एक कैटेगरी हमारा आ जाता है यूनिसेलुलर, दूसरा आपका आ जाएगा मल्टी सेलुलर, तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ए सेलुलर, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्यू सेलुलर। अब इसके अलावा पांचवा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इस किसी पांचवे कैटेगरी में आए। या तो उसके पास क्या हो? एक सेल हो, या तो उसके पास क्या हो? एक से बहुत ज्यादा सेल हो, या तो उसके पास कुछ ही हो, काउंटेड फॉर्म में हो, या तो उसके पास हो ही नहीं। यहां पर जो दो टर्म है उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपका ध्यान लेकर के आना चाहेंगे कि यूनिसेलुलर और ए सेलुलर, ये एक ही तरह के सेल ऑर्गेनाइजेशन को एक समय पढ़ा जाता था। जैसे हमारे दांतों को बहुत पहले कहा जाता था ना कि हमारा जो दांत है वो बोन है, लेकिन आज उसको बोन में कंसीडर्ड हम लोग नहीं करते हैं। तो जब तक हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं आए, इक्विपमेंट्स का मतलब हो गया माइक्रोस्कोप। हमने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो माइक्रोस्कोप है, पहला माइक्रोस्कोप किसके थ्रू डिजाइन किया गया था? गैलीलियो के द्वारा। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया, है ना। एंटोन वे ल्यूवेनहुक ने भी अपना एक बनाया माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी थी, क्या नाम है उस किताब का? माइक्रोग्राफिया। उसमें इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया। यानी कि जब तक हमारे पास अगर ये डिस्कवर नहीं हो रहा है माइक्रोस्कोप, तब तक हम चीज़ों को एक ही जगह पर क्या किए हुए हैं? उसको समराइज किए हुए हैं। जैसे जैसे हमारे पास डिस्कवर होता चला गया माइक्रोस्कोप, यूनिसेलुलर और ए सेलुलर को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। पहले के समय में ए सेलुलर को ही क्या कहते थे हम लोग? यूनिसेलुलर कहते थे। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप, एडवांसमेंट जब आया तो यूनि अलग हो गया और ए क्या हो गया? अलग हो गया। साथ में कुछ वैसे भी ऑर्गेनिज्म मिले जिनके पास सेल है ही नहीं, तो उनको लेकर कैटेगरी क्या कर दिया गया?
बना दिया गया है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह है तो शादी विवाह में तो पूड़ी ही बनता है, रोटी तो बनता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो रोटी का डिमांड करेंगे, तो नॉर्मल लोग रहेगा डिमांड करने के लिए, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 4 बात सुनाएंगे और घर से भगा देंगे। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट लोग ही डिमांड कर दिए है ना, ससुर जी लोग काइंड ऑफ, तब तो क्या करना पड़ेगा, तो सब काम छोड़ करके रोटी तो बनाना होगा। लेकिन उस रोटी बनाने के समय में हो सकता है कि प्यार क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि इतना सारा कुछ प्री प्लान है, उसमें अब कोई रोटी बनाने के बोल दिया जाए, बन तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उस बनाने के क्रम में प्यार में थोड़ी सी कमी आ जाए। तो कहने का मेरा वही सीन है कि जब तक चीज़ों को एक्सप्लोर हम लोग नहीं करते हैं। अब यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका सारा का सारा लाइफ एक्टिविटी क्या हो जाएगा, एक ही ऊपर है ना, लाइफ एक्टिविटी, लाइफ एक्टिविटी कंप्लीट लाइफ एक्टिविटी कंप्लीट बाय सिंगल सेल। जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही सेल, उनको क्या कहेंगे हम लोग, यूनिसेलुलर। एग्जांपल बताएं तो आप लोग, एग्जांपल बैक्टीरिया, और बताओ अमीबा, ईस्ट, और क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, और बताओ 10th क्लास में एक पढ़ना था काला आजार, लेशमेनिया, है ना, लेशमेनिया। ये सब एग्जाम्पल हो गया। अब मल्टी सेलुलर में कितने पार्ट में डिवाइड होगा, मल्टी सेलुलर अब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका सिंपल मल्टी सेलुलर, और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। हम लोग किसके अंदर आएंगे, मल्टी सेलुलर। इसमें हम लोग लिख देते हैं ह्यूमन, और हायर प्लांट्स भी इसी में आ जाएगा। सिंपल मल्टी सेलुलर में क्या आ जाएंगे, सिंपल मल्टी सेलुलर में हाइड्रा, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, और बताओ, और प्लांट्स। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ए सेलुलर में ए का मतलब क्या होता है बायो में, नो, जिसके पास सेल नहीं हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स। ये सारे एग्जाम्पल उनके हैं जिनके पास सेल नहीं। कब तक नहीं है, जब तक कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर ना करे। फ्यूज सेलुलर, फ्यूज सेलुलर का मतलब हो गया काउंटेबल नंबर ऑफ सेल, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा यूग्लिना। क्या आ जाएगा, यूग्लिना। यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको यही 4 कैटेगरी में क्या करते हैं, है कि नहीं। या तो वो क्या होना चाहिए, यूनिसेलुलर, नहीं तो फिर वो क्या हो, मल्टी सेलुलर में 2 दिया हुआ है, या तो सिंपल हो, नहीं तो क्या हो, या तो उसके पास सेल है ही नहीं तो क्या लिख देंगे, ए सेलुलर। और जिसके पास कुछ थोड़ा बहुत है तो वो क्या हो गया, थोड़ा बहुत भी हो गया, है ना। यानी कि 3 तरह के आदमी की भी कैटेगरी होती है, या तो वो अमीर है, या तो कॉमन इंसान है,
और नहीं तो वो फिर क्या है, वो गरीब ही है। यही हो सकता है कैटेगरी। तो ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग इसी कैटेगरी में क्या करेंगे, रखने वाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगला ओवरव्यू ऑफ जो सेल होगा उसमें हम लोग बात करेंगे जो दुनिया का सबसे छोटा सेल है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल। बताएं तो दुनिया का सबसे छोटा सेल, दुनिया का सबसे छोटा सेल क्या हो सकता है? आरबीसी, मंथन तो इतना ज्यादा कर रहे हैं कि अभी आंसर आ ही जाएगा। पीपीएलओ। बैक्टीरिया को हम लोग 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और एक माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा कैटेगरी में माना जाता है। तो माइकोप्लाज्मा में भी उसका मेंबर कौन है, पीपीएलओ, है ना। ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है। और पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो। यानी कि ये बैक्टीरिया किस तरह के ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पहुंचा रहा है या डैमेज कर रहा है। बिना पढ़ाए हुए आपसे कोई पूछ दे कि ये बैक्टीरिया किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एंटर करता है तो उसके किस पार्ट के, मतलब ऑर्गन, किस ऑर्गन को ये डैमेज करता है, क्या होगा, लंग्स हो जाएगा। लंग्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर वर्ड क्या है, प्लूरो है। और आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि लंग्स का ऊपर का जो कवरिंग है उसे क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि ये टर्म काफी है ये बता देने के लिए कि किस ऑर्गन को ये क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, लंग्स, लंग्स प्लूरो। उसके बाद आते हैं दूसरा, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ऑस्ट्रिच एग। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा। अब यहां पर जो ऑस्ट्रिच एग है इसका कभी ऑमलेट खाए हैं आप लोग, नहीं खाए हैं, मिलता ही नहीं तो खाइए जाते हैं, है ना। ठीक, देखो एग को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक उसका कलर क्या है, येलो, और एक उसका पार्ट कौन सा है, वाइट। बाबू जो येलो वाला पार्ट है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं यॉक। और वाइट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट है एल्बुमिन, एल्बुमिन। यानी कि पूछा जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, उसमें भी सिग्निफाई किया जाए कि उसका कौन सा पार्ट, येलो पार्ट के वाइट पार्ट, तो क्या मेंशन करेंगे हम लोग, येलो पार्ट। यानी कि यॉक पार्ट उसका क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद तीसरा में आया जाए, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सेल। बताओ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सेल में क्या आ जाएगा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सेल में आपका आ जाएगा नर्व सेल। नर्व सेल जिसको हम लोग आम भाषा में क्या पढ़ते हैं हम लोग, न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स है ये स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल यूनिट है किस चीज का? नर्वस टिश्यू का, है ना। तो दुनिया का सबसे छोटा सेल में क्या आ जाएगा आपका? पीपीएलओ। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल में क्या आ जाएगा? ऑस्टिच। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सेल क्या आ जाएगा आपका? नर्व सेल आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने बॉडी का, है ना। ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल, कोई आइडिया आप लोग को? हमारे शरीर का सबसे छोटा सेल, कोई आइडिया? किडनी। किडनी स्मॉलेस्ट सेल। देखिए इसमें कुछ क्या आते हैं बाबू? वेरिएशन आते हैं, यानी कि 4 से लेकर के 5 म्यू मीटर तक जितने भी आने वाले जो सेल है ना, वो किस में आ जाएंगे आपके? स्मॉलेस्ट में। जिसमें जो सबसे पहला है सेरेबेलम, दूसरा आरबीसी, और तीसरा क्या हो जाएगा? स्पर्म सेल। यानी कि ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या आ गया? पहला क्या है? सेरेबेलम, दूसरा क्या है? और तीसरा क्या हो जाएगा? स्पर्म सेल। सेरेबेलम, तो सेरेबेलम कहाँ पाया जाता है? दिमाग में। सेरेबेलम किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है ना। वो भी ब्रेन का कौन सा? हिंड ब्रेन, है ना। जितने लोग जो शराबी होते हैं वो नाले में ही क्यों गिरे हुए मिलते हैं? उनको बढ़िया जगह काहे नहीं मिलता है ना। ठीक, उसके पीछे रीजन है कि जब अल्कोहल लोग कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल सेरेबेलम के पाथवे में जाकर के वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हमारे ब्रेन को क्या नहीं मिल पाता है? ऑक्सीजन का लेवल नहीं मिल पाता है। और सेरेबेलम जो है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी पोस्चर्स को क्या करता है? वो मेंटेन करता है। आप किस तरह से बैठे हुए हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सेरेबेलम के ऊपर। तो सबसे जो छोटा सेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेरेबेलम, आरबीसी, और फिर क्या हो जाएगा? वो एक ही चीज रट ली है। ह्यूमन लार्जेस्ट, है ना, ह्यूमन लार्जेस्ट सेल। इसमें आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? ओवा, है ना। यानी ओवा जो हो जाएगा वो ह्यूमन की कैटेगरी में लार्जेस्ट सेल। मोटाइल की नॉन मोटाइल? जितनी भी फीमेल गैमिट होती हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मोटाइल इन नेचर। नॉन मोटाइल का मतलब कि आप देख सकते हो कि उसमें किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता है। जबकि स्पर्म क्या है? वो मोटाइल इन नेचर है, क्योंकि उसके पास क्या है? टेल है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि मूवमेंट में मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो सीन एकदम नहीं है ना। तो ये हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन लार्जेस्ट सेल आपका क्या हो गया? ओवा। अब हम लोग एक और पॉइंट पढ़ते हैं। सेल है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होंगे? सेल ऑर्गेनल भी होगा। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या हैं? बहुत सारे ऑर्गन हैं, सेल ऑर्गेनल्स। हम लोग ह्यूमन इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्या हैं? ऑर्गन है। किडनी है, लिवर है, लंग्स है, ब्रेन है, स्प्लीन है, किडनी है। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन हमारे शरीर में है, तब जाकर के हम लोग क्या कहला रहे हैं? ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हम लोग कहला रहे हैं। आगे बात समझ में? उसी तरीके सेल ऑर्गेनल क्या है? दे आर कंपोनेंट ऑफ सेल।
तो यहां पर हम लोग लिख दें दे आर, हाँ, दे आर कंपोनेंट, दे आर कंपोनेंट ऑफ सेल। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में? सेल ऑर्गेनेल को 3 पार्ट में, इसको हम लोग करेंगे 3 पार्ट में। और ये जो पॉइंट अभी लिखवा रहे हैं, ये इस पूरे पॉइंट से नीट में एक क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट क्या रहता है, तय रहता है। एक ऐसा जिसके ऊपर क्या हो, सिंगल मेम्ब्रेन, क्या आ जाएगा, सिंगल मेम्ब्रेन। फिर क्या आ जाएगा, मेम्ब्रेन लेस। और एक क्या हो जाएगा यहां पर, डबल मेम्ब्रेन। यहां पर चीजें हो जाएंगी डबल मेम्ब्रेन। अब सिंगल मेम्ब्रेन में आने वाला जो जितने सेल ऑर्गेनेल होंगे जिनके पास सिंगल होगा, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा गोल्जी बॉडीज। बचपन में सब पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो पढ़े हैं। वैक्यूल, लाइजोसोम, ये जितने भी ये सबके पास क्या है, सिंगल। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और एक और कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियस। ये जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं आपके, सब के सब डबल मेम्ब्रेन। और ये हो जाएगा मेम्ब्रेन लेस। तो मेम्ब्रेन लेस में पहला हो जाएगा राइबोसोम। दूसरा बताइए, दूसरा क्या होगा, दूसरा एक तो और बचा हुआ है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स तो एक में एब्सेंट रहता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है और प्लांट में एब्सेंट होता है सेंट्रियोल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, है ना। मेम्ब्रेन लेस में आपका आ जाएगा सेंट्रोसोम। और हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग बार बार जो पढ़ते रहते हैं ना क्रोमोसोम के बारे में, तो उनके कैटेगरी में ये जितने भी हैं ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन लेस। और जो मेम्ब्रेन लेस हैं वो आपको प्रोकैरियोटिक में भी मौजूद होंगे और साथ में किस में होंगे, वो यूकैरियोटिक में भी वो क्या हो जाएंगे, वो मौजूद हो जाएंगे। यानी कि ये जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं, ये समझिए कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। सिंगल मेम्ब्रेन में टोटल कितने ऑर्गेनेल्स आ गए, 4। पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, फिर क्या हो जाएगा, लाइजोसोम। मेम्ब्रेन लेस में हो जाएगा आपका राइबोसोम, सेंट्रोसोम और क्रोमोसोम अ पार्ट ऑफ। और डबल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। आगे बात समझ में। यानी कि आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, एन ओवरव्यू ऑफ सेल से और सेल थ्योरी के एक्सेप्शन से। तो कुछ सेल थ्योरी के एक्सेप्शन के बारे में बात कर लिए, कुछ ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में भी बात कर लिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल ऑर्गेनेल, यानी कि सेल ऑर्गेनेल दे आर कंपोनेंट ऑफ सेल। यानी कोई भी एक जो छोटा सेल हम लोग देख रहे हैं उसमें ये चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, वो मौजूद होंगी। चाहे आप अमीबा की बात कीजिए, चाहे आप जितने भी यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ क्या मिलेगा, राइबोसोम, ये सब मिलेंगे। लेकिन जहां भी हम लोग यूकैरियोटिक की बात करेंगे उसमें ये चारों चीजें होंगी
और साथ में ये तीनों भी क्या होंगी, ये सारी चीज मौजूद होगा। अगर देखा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ऑर्गेनल है, तो हर एक ऑर्गेनल्स की अपनी क्या है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर न्यूक्लियस को मानते हैं कि न्यूक्लियस क्या हो जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए। तो न्यूक्लियस अगर जहां भी आप इंपॉर्टेंट 1 सेकेंड के लिए भी मान रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्जी बॉडी के ऊपर बहुत सारी 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपके टेक्स्ट में कि अगर गोल्जी बॉडी बस्ट हो जाएगा तो सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इफेक्ट सोचे तो फिर इसका भी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इतने सारे टॉपिक को हम लोग क्या कर लिए, उसको कवर कर लिए।